नमो नमः। एक बार फिर पुनः स्वागत है गीतांजलि अंधेरिया के साथ सुयोग क्लासेस में। और संस्कृत की इस श्रृंखला में पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने संधि की परिभाषा को जाना, संधि के प्रकारों को जाना, संधि के प्रकारों के साथ ही स्वर के प्रकार के अंतर्गत भी हमने चर्चा की। इसके अलावा फिर हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम इसमें देखेंगे। तो मैं चाहूंगी कि हमने जो आपको पढ़ाया है वो उदाहरण के साथ उनकी भी एक बार चर्चा की जाए कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। तो एक बार हम पिछली वीडियो का भी कुछ ले लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि हमने पिछले क्या पढ़ा था। तो ये देखिए, हमने संधि ली थी। हम लोगों ने संधि की परिभाषा पढ़ी कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। उसका उदाहरण देखा कि आखिर संधि क्या है, किन अक्षरों के मेल से संधि बनती है, और वर्णों का मेल होता है या शब्दों का मेल होता है। तो ये उस वीडियो में आपको बताया गया। साथ में ही संधि के प्रकार कि स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, और विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही कहते हैं। तो यहाँ पर स्वर, दो स्वरों का मेल स्वर संधि होती है, स्वर और व्यंजन का मेल व्यंजन संधि होती है, स्वर व्यंजन को यदि विसर्ग के साथ मेल किया जाए तो वो विसर्ग संधि होती है। नीचे कुछ उदाहरण के द्वारा इसको बताया गया। फिर हमने स्वरों के प्रकारों को देखा कि स्वर के 6 प्रकार होते हैं और हिंदी में इसके 5 प्रकार होते हैं, पूर्ण रूप नहीं होता है। सभी प्रकारों को हमको पढ़ना है, लेकिन एक साथ सारे प्रकार को जल्दी जल्दी पढ़ने से अच्छा है कि हम एक या दो प्रकार एक एक वीडियो में आपको ला कर दें, जिससे आप उन्हें पढ़ें और अगले वीडियो तक आने तक उनका रिवीजन भी आप कर लें। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि एक साथ बहुत जल्दबाजी में मैं आपको बहुत लंबा वीडियो या कम वीडियो में बहुत जल्दी जल्दी बताऊं। नहीं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य मेरा ये है कि आप चाहे एक पढ़ो या दो पढ़ो, प्रकारों के उदाहरणों के साथ आप एक या दो पढ़ो, लेकिन वो आप इतने अच्छे से पढ़ो कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। आप उन्हें भूलो ना, आप उनको रिवीजन करने का आपको समय दिया जाए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपसे कहा था कि हम दीर्घ संधि लेकर आएंगे। वो दीर्घ संधि और वृद्धि संधि हम दोनों ही पढ़ेंगे, दोनों के उदाहरणों के साथ पढ़ेंगे। दीर्घ संधि जैसा कि नाम से ही विदित है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। बड़ा, बड़ा, बड़ा। मैंने क्यों 3 बार नाम लिया? क्योंकि जब हम स्वर पढ़ते हैं, क्योंकि ये स्वर संधि के प्रकार हैं, इसलिए स्वरों में जहां हम दीर्घ को कह के पढ़ते हैं, स्वर, जिन अक्षरों में स्वरों में हम बड़ा 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 कह के पढ़ते हैं, उनको हम दीर्घ संधि के अंतर्गत रखते हैं। मतलब उन अक्षरों को हम दीर्घ संधि के अंतर्गत रखते हैं। यहां पर देखिए, दीर्घ संधि का एक सूत्र होता है। संस्कृत में कुछ सूत्रों से भी हम याद कर सकते हैं। अकहा सवर्णे दीर्घ, जहां पर स्वर वर्ण दीर्घ हो, बड़े हो, अर्थात स्वर वर्ण दीर्घ हो, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि। ये वो स्वर हैं जिनको आप बड़ा कह के पढ़ते हो। ऋषि, मैंने देखा है कि ऋषि तो हम सब ने देखा है कि हम एक ही ऋषि पढ़ते हैं, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा तो ऋषि में दो ऋषि, दो मात्राएं जुड़ी हुई हैं, और इस ऋषि का प्रयोग होता है। हम पितृणम लिखते हैं, हम मातृणम लिखते हैं, तब आप उस शब्द को बहुत गौर से देखिएगा, उसमें दो ऋषि की मात्राएं लगी होती है। तो यहाँ पर एक ऋषि, बड़ा ऋषि जिसे कहेंगे, वो यहाँ पर दीर्घ संधि में लिया जाता है। तो ये 4 अक्षर जो हैं, हमारी दीर्घ संधि के सारे उदाहरण चारों अक्षरों पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। हमें इससे आगे बढ़ना ही नहीं है। दीर्घ संधि में इन चारों के उदाहरण देखना है, बनाना है। इनसे संबंधित जो भी आपको मिलेगा, यदि आपने दीर्घ संधि के नियमों को देख लिया तो आप इतने आसानी से दीर्घ संधि पहचान जाएंगे कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आपको रटना ना पड़े। रटा हुआ हम भूल जाते हैं, समझा हुआ हमें याद रहता है। तो अब इसको देखिए कैसे हम बताएंगे। ये मेरी परिभाषा है जो आपको बस ऐसे ही याद करनी है। हम बड़ी बड़ी परिभाषाएं पढ़ लेती हैं, पर कुछ हमारी भी परिभाषा होनी चाहिए जिससे हमें याद हो जाए। जहां दो स्वर, दो एक समान स्वर मिलकर एक बड़ा स्वर बना देते हैं। दो एक समान स्वर कैसे? छोटा, छोटा मिलके बड़ा बना। छोटा, अब पहले पद में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और दूसरे पद में चाहे बड़ा हो पहले चाहे छोटा हो, कुछ भी हो। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ भी हो, बनना बड़ा आ ही है। प्लस के दोनों तरफ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उससे निकल कर आने वाली जो मात्रा होगी वो बड़े आ की ही होगी।
इसके बाद छोटी ही छोटी, बड़ी ही बनाएगी, चाहे आप प्लस के पहले पद में, चाहे आप अंतिम में छोटी ही की मात्रा लगाओ, चाहे बड़ी ही की मात्रा लगाओ। दूसरे पद का प्रारंभ चाहे आप छोटी ही से करो, चाहे आप बड़ी ही से करो, लेकिन अंत में जो आपको शब्द मिलने वाला है और जिस मात्रा में अंतर होने वाला है वो बड़ी ई की मात्रा ही होगी। ठीक वैसे ही ऊ और ऊ को मिलाओ, बड़ा ऊ बनेगा, चाहे छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलाओ, चाहे बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलाओ, बनना तो बड़ा ऊ ही है। ऋषि और ऋषि, जब दो ऋषि मिल जाते हैं, जब दो ऋषि की अक्षर मात्राएं वो अक्षर मिल जाते हैं, तो वहां पर ऋ ऋषि बन जाता है। ये तो हो गए वो नियम, जिन नियमों को, यदि इन नियमों को आपने मन में बिठा लिया और आपने एक शब्द में देख लिया कि बड़े आ की मात्रा है और प्लस के दोनों तरफ जो शब्द हैं वो शब्द हमेशा सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं होने चाहिए। संधि का एक नियम है, खास तौर से हम यण के पहले का देखें तो, कि संधि के प्लस के दोनों तरफ संधि जो बनाएंगे हम, तो प्लस के दोनों तरफ जो शब्द आएंगे उन शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। यदि मीनिंगफुल है तो आप बिल्कुल सही रूप में संधि तोड़ रहे हैं, और नहीं तो आप खुद इतना समझदार हो जाते हैं जब आप तोड़ते हैं कि यार ये शब्द तो मैंने कहीं सुना ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ तोड़ रहे हैं। तो गड़बड़ भी कभी आपको बताएंगे कि ये गड़बड़ तोड़ रहे हैं, तो बताइए अब इसका सही आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये नियम, ये जो आपके सामने दिए हुए हैं, यदि ये नियम हम याद कर लेते हैं, यदि इनकी मात्राएं हम देख लेते हैं, शब्द के वहां पर शब्द के उस स्थान पर ये मात्राएं आती है जहां से आप तोड़कर दोनों सार्थक शब्द बना सकते हैं, तो आप संधि में बिल्कुल सही जा रहे हो। अगली स्लाइड देखते हैं। ये छोटा बड़ा से मिलकर ही बनाई गई है कि जब छोटा बड़ा हो तो हम यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिए गए हैं। पुस्तकालय, एक उदाहरण आपके सामने है। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको एक काम कर सकते हैं हम कि यहाँ मैं जैसे ही ये लिखे हुए हैं और इनका मैं कलर बदलती जाती हूँ, आपको तुरंत ही से ये समझ में आता जाएगा कि हाँ इसको करना कैसे है, हमको कौन से किसकी बात हो रही है। तो ये देखिए, पुस्तकालय, पुस्तक, अब ये बड़े आ की मात्रा जहां लगी हुई है, बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, तो बड़े आ की मात्रा से ही हम इसको करेंगे पुस्तक और आलय। देखिए ये बड़े आ की मात्रा यहाँ लगी हुई है जहां मेरा अभी ये पॉइंटर है, तो बड़े आ की मात्रा यही लगी है। अब हमारा दिमाग सीधा जाना चाहिए, पुस्तक तो एक शब्द हो गया, बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, मतलब ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो बड़े आ की मात्रा को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे तो शब्द बन रहा है आलय, और पुस्तक तो हम जानते हैं, और आलय मतलब घर। पुस्तक का आलय पुस्तकालय, विद्यालय, विद्या का आलय विद्यालय, पुस्तक का आलय पुस्तकालय। इसको यदि मैं एक और यहीं पर बोल दूं, लिखा नहीं है पर मैं बोल रही हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, देवालय, देव प्लस आलय देवालय, पुस्तकालय देवालय, सिंहासन मंडलाकार, गिरीशः, यहाँ पर जो आपको उदाहरण नहीं दिया गया है तो मैंने बड़ी का यहाँ पर नहीं दिया है, हम अभी लिख लेते हैं। तो ये वो उदाहरण है जहां से आपको पहचानना है। तो पहला हमने देखा पुस्तक प्लस आलय, फिर है उकारांत। उकारांत को इसलिए मैंने बोला क्योंकि हमें बड़े ऊ से देखना है। तो भानुदया, भानुदया को तोड़ेंगे। अब एक और बात बहुत ध्यान से, कि जब जब हम शब्द को तोड़ते हैं, हमें प्लस के दोनों तरफ शब्द सार्थक तो समझ में आ गए, लेकिन उनकी वर्तनी पर भी ध्यान देना है। कहीं आप अशुद्ध तो नहीं लिख रहे, कहीं आपने जो शब्द तोड़ा है वो अशुद्ध तो नहीं। तो भानु को जब हम लिखते हैं तो भानु छोटे ऊ से लिखा जाता है, भानु, भानु नहीं लिखते हैं हम, भानु। और उदय, दोनों दोनों ही छोटे ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं, तो बन रहा है भानुदया। पहले पद का अंतिम अक्षर ऊ, दूसरे पद का पहला अक्षर ऊ, और ये दोनों ही ऊ जब मिलते हैं तो बन जाता है बड़ा ऊ। आप देख सकते हैं यहीं पर कि यदि मैंने कहा कि पहले पद का, तो पहले पद में देखिए क्या दिया हुआ है, पहले पद में दिया हुआ है ऊ, पहले पद में ऊ दिया हुआ है, हमने यहां पर ऊ लिखा। दूसरे पद में, दूसरे पद में भी ऊ लिखा हुआ है, फिर हमने ऊ लिखा, दूसरे पद में ऊ लिखा हुआ है, और ये मिलकर जो बन रहा है वो बन रहा है बड़ा ऊ, मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। तो यहां पर देखिए दोनों पद का ऊ मिलकर बड़ा ऊ, तो यहां पर बड़ा ऊ बन रहा है।
आगे चलते हैं। यदि हम यहाँ पर आपसे कहें कि हम ई की मात्रा का भी देखेंगे, तो हम बिल्कुल देखेंगे। तो ये हो जाएगा गिरीशाह। गिरीशाह, गिरीशाह को हमको तोड़ना है। अब गिरीशाह को तोड़ेंगे तो आपको बड़ी की मात्रा दिख रही है, तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि बस यही दीर्घ संधि है, और जो शब्द टूटने वाला है वो बड़ी ई से ही टूटेगा, क्योंकि रस्सी को हम जिधर से जोड़ देते हैं वहीं से हम गांठ को तोड़ते हैं। तो ये जो शब्द बना हुआ है, जहां हमें दो शब्द दिख रहे हैं, वो बड़ी ई की मात्रा से ही दिख रहे हैं, तो तोड़ना भी हमें बड़ी ई की मात्रा से ही है। अब इसको यदि हम तोड़ते हैं तो पहला शब्द क्या होगा? पहला शब्द होगा गिरी। पर याद रखिए हम कौन से गिरी का प्रयोग करेंगे? बड़ी ई नहीं, गिरी मतलब पर्वत, और पर्वत का जो पर्यायवाची है गिरी, वो हमेशा छोटी ई की मात्रा से आता है। गिरी, इसमें जो ईश आएगा वो बड़ी ई आएगी, जो ईश आने वाला है वो बड़ी ई होगा। ईश, ईशः, तो ये आपका हो जाएगा ईशः। तो मिलके हो जाएगा गिरीशः। बड़ी छोटी ई और बड़ी ई मिलके, क्योंकि जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो ईश नहीं आता, ईश नहीं आता कभी, ईश आता है। पर्वतों का जो ईश्वर है, पर्वतों का जो राजा है वो है गिरीश। तो ये हो गया, यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बना रहे हैं। आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं कि हम इसमें मंडलाकार, ये देखिए तो बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ पर दीर्घ संधि और बड़े आ से ही हम तोड़ देंगे, क्योंकि हमें दो शब्द आराम से दिख रहे हैं। मंडलाकार बहुत आसान से उदाहरण मैं लाई हूं कि कहीं कठिनाई ना हो अभी आपको। ये छोटे छोटे आसान उदाहरण को ही देखेंगे तो आराम से हम तोड़ पाएंगे। मंडलाकार, मंडल प्लस आकार, तो मंडलाकार। अब यहाँ पर जो पितृणम की बात हो रही थी वो चर्चा करेंगे। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, त में जो रा की ऋषि की रेफ लगी हुई है वो डबल लगी हुई है। ये देखिए, ऋषि की डबल रेफ लगी हुई है। तो यहाँ पर जब हम इसे तोड़ेंगे तो हम जानते हैं पितृणम मतलब पिता का ऋण, जो चुकाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो पितृणम, पितृ, पिताजी को संस्कृत में पितृ कहते हैं, तो एक ऋषि की मात्रा में पितृ में लग जाएगी, तो ये लग चुकी है। अब दूसरा जो ऋषि बचा हुआ है वो ऋणम में लग जाएगा, तो हो जाएगा ऋणम, पितृणम। जब ये दोनों ऋषि मिलेंगे तो इसमें जो बड़ा ऋषि बनेगा, मतलब दोनों ही ऋषि की मात्रा आएंगी भाई। वो ऋषि कहेंगे हम कहीं नहीं जाने वाले, हमारा उपयोग दोनों एक साथ ही होगा, हम कोई बड़ा नहीं बनाएंगे बल्कि हम जुड़कर बड़े बनेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही ऋषि एक साथ लग जाते हैं, दोनों ऋषि की मात्रा एक साथ लग जाती है, बन जाता है पितृणम। तो ऐसे शब्दों में डबल ऋषि की मात्रा का प्रयोग होता है। आप कहीं पर भी देखिए पितृणम यदि शुद्ध लिखा होगा तो दो ऋषि की मात्राएं आपको मिलेंगी, और फिर आप यदि संधि याद कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि एक तरफ पितृ और दूसरी तरफ ऋणम, पितृणम। तो यहां तक मुझे दीर्घ संधि के उदाहरण आपको लेकर आने थे, मैं लेकर आई। अब हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपको सामने ही दिखाऊंगी। वृद्धि संधि के जो उदाहरण है वो मैं आपको सामने यहाँ पर दिखाऊंगी। तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। और अगली स्लाइड है वृद्धि, और वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो होता है वृद्धि रेची। एक बात यही पहले बताना चाहूंगी कि दीर्घ संधि में हमने देखा, दीर्घ संधि में हमने देखा कि बड़े 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 कह के जिसको हम पढ़ते, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और ऋषि। वृद्धि नाम से ही विदित है, वृद्धि जहां पर बढ़ जाए, कुछ वृद्धि हो जाए। चूंकि हम बात कर रहे हैं स्वरों की और खेल है स्वरों का, अक्षरों का, तो याद रखिएगा कि स्वर से ही हमने बड़ा अक्षर निकाला था, स्वर से ही हम वृद्धि वाले अक्षर निकालेंगे। और स्वर मतलब यहाँ पर अब बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ निकल जाएगा, तो कुछ मात्राओं का खेल है, जहां मात्राएं डबल हो रही हैं, जहां मात्राएं एक से दो बन रही हैं। तो मात्राएं एक से दो बनती हैं आई और औ में, बिल्कुल सही। और यहाँ पर मात्राओं का जो खेल है वो आई और औ से होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख कर देखेंगे, आई, आई और औ की मात्राएं। तो देखिएगा कि आई और औ की मात्राएं कैसी। यदि हम पहले पद के अंत में हमें आ मिलता है, पहले पद के अंत में यदि आ मिलता है तो हमारा जो शब्द होगा, और दूसरे पद के प्रारंभ में हमें ए मिले, तो वह मात्राएं
आई में बदल जाती हैं। छोटा आ और साथ में मिल गया ए, तो मात्राएं जो बनती हैं वो बनती हैं आई। मात्राएं जो बनेंगी वो बनेंगी आई। ये जो मात्राएं बनने वाली हैं वो मात्राएं ए, यहाँ जिसको हम कहते तो ए हैं, पर उसका उच्चारण आई में होता है। चाहे वो छोटा आ हो और चाहे यहाँ पर आप बड़े आ का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा आ भी हो सकता है। मैं अभी एक शब्द आपको तोड़ के तुरंत ही दिखाने वाली हूँ कि कैसे कहीं छोटा आ कहीं बड़ा आ का प्रयोग होता है। तो देखिए, मैंने शब्द लिखा सदैव। अब सदैव को हम तोड़ेंगे। सदैव, मात्राएं डबल हैं, तोड़ना है। अगर हमने तोड़ दिया सद और फिर हमने लिया एव, अब यहां पर एव का अर्थ तो होता है ही, किंतु सदैव को यदि लिया जाए तो सद का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए यदि ऐसे तोड़ते हैं तो ये संधि गलत होगी। लेकिन जैसे ही आप इसमें मात्रा जोड़ देते हैं वैसे ही ये शब्द एकदम क्लियर हो जाता है। सदा प्लस एव। एव मतलब ही, सदा मतलब हमेशा। तो बड़ा और ए जब मिलते हैं तो मात्राएं देखिए डबल हो जाती हैं, सदैव। और भी इससे शब्द होते हैं, तथैव। एक और शब्द मैं आपको बताऊंगी, तथैव। तथैव को हम तोड़ना शुरू करते हैं। तथा प्लस एव, तथैव। तो प्लस के दोनों तरफ जो शब्द होते हैं, बस उन शब्दों को ध्यान रखना है कि ये शब्द परिवर्तित नहीं, परिवर्तित अर्थात उनको अर्थहीन नहीं होना चाहिए, अर्थ के साथ होना चाहिए। औ भी इसमें आता है। औ, महौषधि। महौषधि हम बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर, महौषधि। अब महौषधि को हम देखेंगे तो हम लिखेंगे महौषधि। महौषधि शब्द आ नहीं रहे, उसके बाद कोई बात नहीं। महौषधि, महौषधि को लिखते हैं हम जलौघा, लिख लेते हैं जलौघा। जलौघा, महौषधि ऐसे शब्द हैं, जब इनको तोड़ा जाता है तो आता है महा प्लस औषधि। महा प्लस औषधि, महौषधि। इसके साथ ही इसके जो और मुझे लेकर आना है आगे की, हम फिर दो संधियां अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और इसका जो महौषधि और हमें जलौघा है, मैं आपको अगले वीडियो में बिल्कुल, क्योंकि हमारी सीरीज है, अगर मैं इसको अगले वीडियो में भी ले जाती हूँ तो हमारी सीरीज नहीं टूटेगी। मैं फिर आपसे अगले वीडियो में वृद्धि संधि के दो और उदाहरण के साथ, शायद कुछ यहाँ नेटवर्क इशू होगा इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर वो शब्द ना आ रहा हो, तो मैं ठीक ही इसके बाद आपको लेकर आऊंगी। तो वृद्धि संधि के वो दो उदाहरण जो मैंने आपको बोले हैं औ वाले, और साथ ही दो और इसके आगे की संधियां जो कि गुण और यण होंगी, और उसके आगे अयादि उपपूर्ण। तो दो दो संधि को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और ये जो बीच का समय होता है जब वीडियो नहीं आती है, वो समय आपका रिवीजन का होता है। तो आप इन संधियों को पढ़िए, समझिए, बहुत अच्छे से इनकी तैयारी कीजिए, और अगले वीडियो के लिए भी तैयार रहिए कि अगला वीडियो हम जब लेकर आएंगे तो हमारी उसके पहले पुनरावृत्ति हो जाए, जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आए। और इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करते रहिए, नोटिफिकेशन मिलेंगे, और हमारी सीरीज से आप बिल्कुल भी वंचित नहीं रहेंगे। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ यदि समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट लिख सकते हैं। कुछ और यदि आपको जानकारी चाहिए हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।